नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन गुरुकुल में। दोस्तों, ये आज हमारा नेशनल मूवमेंट का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर जिसने भी नहीं देखा हो वो जाके ज़रूर देख लें। उसके अलावा और भी जो 4 लेक्चर हैं उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट सभी हैं। हमने माइक्रो सिलेबस की बात की थी, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने तोड़ा हुआ था। उसके बाद जो है आज नेशनल मूवमेंट का जो है हम दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मुश्किल से हम आपको 3 चैप्टर में जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे पूरा नेशनल मूवमेंट 1947 तक का। और उसके बाद हम जो है आपको दूसरे टॉपिक्स पढ़ाएंगे। हमने वही बोला है, हम आपसे 12 से 14 घंटे से ज़्यादा लेक्चर नहीं रहेगी मैक्सिमम। उसमें भी मैं जहाँ तक उम्मीद करूँगा कि जो चीज़ें नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री में, जो जो भी आता है सब मैं आपको कंप्लीट कर दूँ, कि जो आपको बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। आपका मॉडर्न हिस्ट्री करीब 14-15 घंटे में, जो 15 घंटे से ज़्यादा तो लूँगा नहीं, आपका मॉडर्न हिस्ट्री 14-15 घंटे में कंप्लीट हो जा रहा है। नेशनल मूवमेंट जो है 3 घंटे में कंप्लीट हो जा रहा है। ऐसा होता नहीं है यूजुअली। आप खुद बुक्स के थ्रू जाओ तो आप शायद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही 2-3 घंटे पढ़ते रह जाओगे। और इस चीज़ को जो खासकर मैं पढ़ा रहा हूँ, उस चीज़ की अहमियत वो लोग ज़रूर जानते होंगे जिन्होंने ऑलरेडी किताबें पढ़ी हुई हैं और जिनको काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है। और एक किताब में ये सब चीज़ें मिलती नहीं है, तो इसलिए मतलब इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पढ़ें। दूसरी चीज़ दोस्तों ये कहूँगा कि जब जैसे जैसे वीडियो चलते रहते हैं, हम उम्मीद करते हैं आप वैसे वैसे इसको पढ़ते रहें। देखिए, आज आप पढ़ेंगे, आपको एक दिन में सब चीज़ याद नहीं हो पाएगी, एक दिन में सब चीज़ दिमाग में नहीं रहेगा। उसको धीरे धीरे जब आप रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको आएगा। कुछ चीज़ों को बचा के मत रखिए, बचा के रखेंगे वहीं आप सबसे पीछे होने लगेंगे। जैसे जैसे आपका जो है स्टॉक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप में लेथार्जी आने लगेगी, आप पढ़ने में बोरियत फील करेंगे। इसलिए जो है चीज़ों को टाइम बाय टाइम निपटाते रहिए। हमारे वैसे भी ज़्यादा वीडियोस वैसे नहीं आते हैं कि डेली हमने आपको 5-6 वीडियोस दे दिए, 5-6 घंटे आप वीडियोस में ही पढ़ाई करें, नहीं। इसीलिए आप डेली इसको निपटाते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम आज शुरुआत करेंगे नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में। कल किसी ने वीडियो लेक्चर में पूछा था नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब सिविल डिसोबीडियंट टेक्निक में जो है डिफरेंस क्या है। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाएंगे दोस्तों। नॉन कोऑपरेशन ये है कि आप किसी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, जैसे गवर्नमेंट के साथ नहीं कोऑपरेट कर रहे हो। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि टोबैको खाने से कैंसर होता है, ठीक है, लेकिन तब भी आप जो है खाते हैं, काफ़ी लोग खाते हैं और कैंसर हो जाता है, नहीं भी होता है, जो भी हो। लेकिन वहाँ पे आप गवर्नमेंट की जो डायरेक्शंस है उसको साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। या पुराने टाइम में चले जाएं तो जैसे क्या था कि जब नेशनल मूवमेंट चलते थे तो नॉन कोऑपरेशन के टाइम पे गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करते थे। इसमें क्या करते थे, गवर्नमेंट जैसे उनके कुछ प्रोडक्ट्स आते थे उनको नहीं खरीदते थे, शराब की दुकान के साथ मतलब उसको नहीं खरीदते थे और विदेशी कपड़ों को जला देते थे। तो ये बेसिकली आप नॉन कोऑपरेट कर रहे हो। इसमें एक चीज़ ध्यान ध्यान देने की जरूरत है, इसमें आप कोई लॉ ज़्यादा नहीं तोड़ रहे हो, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस में क्या है कि आप एक लॉ तोड़ रहे हो। सिविल जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट का एक टैक्सेशन का लॉ है, आप उसको चैलेंज कर रहे हो, जो कि नेशनल मूवमेंट के टाइम पे हुआ था, उसमें लॉ को चैलेंज किया गया था, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप गवर्नमेंट का एक लॉ तोड़ रहे हो, एक बेसिकली एक तरीके से सिविल या क्रिमिनल क्राइम टाइप का होता है ये। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आप मतलब नॉन कोऑपरेशन में बेसिकली आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, और डिसोबीडियंस में जो है आप एक लॉ तोड़ रहे हो। जैसे 1920 की बात करते हैं तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट का कोई लॉज नहीं तोड़ा गया था, मतलब एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिटली में भी रहा हो कि चलो पब्लिक मास वगैरह भी, भीड़ वगैरह इकट्ठा ना करना हो। या बाद में जो है ब्रूसफील्ड वगैरह के सामने गांधी जी का केस चला था ब्रूमफील्ड के आगे, तो वो सब अलग चीज़ है कि ब्रिटिशर्स तो कंपाइल कर देते थे केसेस, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये है कि उसमें कोई लॉ नहीं तोड़ा गया था, जैसे साल्ट लॉ, ये सब टैक्स गांधी जी शुरू करने वाले थे, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उसके पहले चौरी चौरा कांड हो गया और वो बंद करना पड़ा, ठीक है, बारदौली से। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट में। इसके पहले हमने आपसे बोला था कि हम कोई भी नेशनल मूवमेंट 3 सेक्शन में पढ़ाएंगे। 3 सेक्शन में मतलब हम एक पहले पढ़ाएंगे बैकग्राउंड, उसके बाद जो है वो मूवमेंट पढ़ाएंगे, उसके बाद आफ्टर मैथ। ऐसे करते करते हम जो है
तीन चार मूवमेंट को पार्ट में बांटे हुए हैं, ठीक है। आप कल हमने कंप्लीट कर दिया था स्वदेशी मूवमेंट और होम रूल मूवमेंट। आज हम शुरुआत करेंगे रौलत सत्याग्रह से। रौलत सत्याग्रह आप सभी जानते होंगे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। हमने गांधी जी के तीनों जो है आंदोलन पूरे कर दिए, और रौलत सत्याग्रह में गांधी जी का पहला आंदोलन था जो नेशनल लेवल पे था, ये चीज़ पहले बता देते हैं, ठीक है। रौलत बिल लाया गया था, रौलत सत्याग्रह। उस टाइम पे हम आपको एक चीज़ और नहीं पढ़ाए हैं अभी, जो कि हम आपसे कहे थे अलग लेक्चर में पढ़ाएंगे। 1900 जब सूरत स्प्लिट हो गया था, उसके बीच कांग्रेस जो है लिम्बो में चली गई थी, मतलब उसका रोल काफ़ी घट गया था। उस टाइम पे लोग भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे मॉडरेटर से, तो मतलब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई थी। डकैती, दंगे, मर्डर, ये सब काफ़ी ज़्यादा हो। दो फेज़ आए थे, एक 1900 मतलब एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास आप मान लीजिए, दूसरा जो है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो जाता है, उससे लेके सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के आसपास तक। दोनों पार्ट को हम मतलब कैटेगराइज करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो इसमें ये सब चीज़ें ज़्यादा होने लग गई थी, तो इसमें जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने एक सेडिशस कमेटी जो है, सेडिशन कमेटी सिडनी रॉलट के अंडर अपॉइंट की थी, ठीक है। इसको बेसिकली एक और रौलत एक्ट को एक और एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी, थोड़ा रिवोल्यूशनरी की स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, क्राइम एक्ट, ठीक है। इसमें जो है सिविल राइट्स बेसिकली जो है लोगों के काफ़ी ज़्यादा लिमिट कर दिए गए थे। लोगों को बहुत चीज़ों की जो छूट थी वो कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी। बेसिकली इसको हिंदी में बोलते हैं बिना अपील बिना दलील की जो है वो एक्ट कहा जाता था। बिना, तो कुल मिला के जो है उनको बिना ट्रायल के भी 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता है। आप सोच सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन अभी अपने संविधान में एक प्रोविज़न है, उसके लिए कितनी बातें उठती हैं। ये सब चीज़ें तो एकदम मतलब एक सभ्य सोसाइटी में और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी नहीं थी, ठीक है। अपन डेमोक्रेटिक नहीं थे, लेकिन ब्रिटेन तो था उस टाइम पे ना, तो वो एकदम एक्सेप्टेबल नहीं थी कि आप सब ह्यूमन टाइप का बिहेव कर रहे हो, आप सबको एक क्रिमिनल बना दिए हो, आप पूरे इंडिया को आप क्रिमिनल बना दिए हो। तो वो एक आत्म गौरव के लिए या स्वाभिमान के लिए बहुत बड़ा धक्का था, ठीक है। और इसका एक ओरिजिनल रीजन जो था, जो दूसरा रीजन कहा जा सकता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। उसके प्रोविजंस में आपको एक्ट्स में अलग से पढ़ाऊंगा। जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था तो बेसिकली क्या हुआ था, उसमें कुछ छूट दे दी गई थी। छूट नहीं, एक तरीके से कहा जा सकता है भारतीय इतिहास में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है काफ़ी बड़ा रिफॉर्म था। पूरी जो एम्बिशन है लोगों की तो पूरी नहीं की थी, लेकिन काफ़ी बड़ा सेल्फ गवर्नेंस की ओर जो है इंडिया के, मतलब मैं उसको जब डिटेल में बताऊंगा तो उसमें प्रोविज़न बताऊंगा। बहुत बड़ा रिफॉर्म था एक तरीके से, आप ये मान लीजिए। तो उस टाइम पे कई ब्रिटिशर्स जो ऑफिशियल थे और नॉन ऑफिशियल थे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे कि भाई इतना ज़्यादा कैसे छूट दे सकते हो तुम, मतलब हम लोगों को तो बहुत ही नीचा मानते थे, और इंडिया जैसे वाइल्ड कंट्री या रेशियली इन्फीरियर कंट्री को ऐसा कैसे दे सकते हो। तो उसी को जो है खुश करने के लिए उन्हीं लोगों को कहा जाता है कि ये जो है रौलत एक्ट लाया गया, कि अपनी रेशियल सुप्रीमेसी उनको अभी भी दिखाना था, ठीक है। इस बिल को अपोज करने के लिए गांधी जी ने एक कदम उठाया, और नॉन वायलेंट वे में, गांधी जी के साथ हमेशा नॉन वायलेंस जोड़ दीजिएगा, नॉन वायलेंट वे में जो है भीड़ को एकत्रित किया, और 13 अप्रैल 1919 को जो है ऑल इंडिया हड़ताल उन्होंने घोषणा की, ठीक है। और गांधी जी ने इस जो बिल के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट है उसमें 3 जो है स्टेजेस को यूज़ किया, 3 मतलब 3 मंच को उन्होंने यूज़ किया। एक खिलाफत का मंच यूज़ किया, एक होम रूल लीग का मंच यूज़ किया, और सत्याग्रह सभा का यूज़ किया मंच, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि खिलाफत, होम रूल लीग और सत्याग्रह सभा, तीनों का मंच उन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। तो उसके टाइम पे आपको एक चीज़ और पता होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि बहुत ही ज़्यादा मानवता के इतिहास में बहुत ही काला दिवस माना जा सकता है, ब्लैक डे माना जा सकता है, अमृतसर में हुआ था। इसका कारण क्या था, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको जो है गिरफ्तार कर दिया गया था, ठीक है। उसके लिए एक मतलब मास इकट्ठा हुई थी, और जो है
जब मास इकट्ठा हुई थी तो उस टाइम पे वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था। कर्फ्यू लगा हुआ था, लोगों को पता नहीं था, उतने लोग अवेयर नहीं होते थे। ठीक है, वो एक जगह भाषण में मतलब नॉन वायलेंट भीड़ थी, इकट्ठा हुई थी, भाषणबाजी चल रही थी, तो उसी में जो है, इसमें दो चीज़ों को याद रखिएगा। माइकल ओ डायर एक थे, और एक जो थे रेगिनाल्ड डायर थे। दो लोग थे। माइकल ओ डायर थे, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब के थे, ओ डायर। और रेगिनाल्ड डायर जो थे, जिन्होंने गोली चलवाई थी, मूवीज़ में देखा होगा आप सबने, जो जिसको दिखाया जाता है वो बेसिकली आर डायर, रेगिनाल्ड डायर थे। ठीक है, तो उन्होंने गेट पे ही अपनी भीड़ इकट्ठा कर, मतलब गेट पे ही सैनिक लगा दिया, और 2-4 मिनट जो टाइम दिया उसके बाद एकदम गोलियां चला दी, नृशंस गोलियां चला दिया। ठीक है, तो जो है गोलियां चला दिया, और बहुत लोगों की जो है मृत्यु हुई थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड में 600 के आसपास बताया है। ये सब ज़रूरी नहीं है, आप दिमाग में रखें, लेकिन ये है कि उस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन काम था। ठीक है, इसमें दो लोगों को आपको याद रखना है, माइकल ओ डायर और रेगिनाल्ड डायर। ठीक है, माइकल ओ डायर जो थे ये बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और रेगिनाल्ड डायर जो थे वो जिन्होंने गोलियां चलवाई थी ये। ठीक है, आप एक चीज़ दिमाग में और रख लीजिएगा कि उधम सिंह के बारे में जानते होंगे। उधम सिंह सोनम का एक लड़का था, मतलब एक जगह है, वो गया था कॉक्सटन हाल में जो है डायर की हत्या कर दी थी 1940 में। ठीक है, तो वो जो डायर की हत्या की थी, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। आर डायर जो है अपने आप जो है उनकी डेथ हो गई थी 1928 के आसपास। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को मारा था। कभी इसमें डाउट मत कीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में जो है ऑप्शन आपको दे देता है, इसलिए मैं आपको बार बार जो है तेज इसको बता रहा हूँ। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 भी डेट इंपॉर्टेंट है, ये वैसाखी का दिवस था। कमांडर जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड, मतलब सर की उपाधि जो है त्याग दी थी, और शंकरन नायर जो थे ये वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जो है रिजाइन कर दिए थे। इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है हमेशा, कि कौन जो है अपने टाइटल किस टाइम पे छोड़ा था। तो बेसिकली बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि छोड़ी थी, शंकरन नायर ने जो है किसके टाइम छोड़ी थी, गांधी जी ने कैसर हिंद की टाइटल किसके टाइम छोड़ी थी, जमुना लाल बजाज ने किसके टाइम अपनी टाइटल छोड़ी थी। तो थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिएगा। अभी होम रूल टाइम में मैंने आपको जो है बताया था किसी ने अपनी टाइटल छोड़ी थी, वो आप उनके मतलब हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आप लोग अगर रिवाइज करे होंगे तो ज़रूर याद होगा। तो इसमें जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं और शंकरन नायर जी ने जो अपनी टाइटल छोड़ी थी, कब था ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, रौलत सत्याग्रह के टाइम। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसका विरोध हुआ। इसको गांधी जी ने निवारक हत्या, मतलब प्रिवेंटिव जो है मर्डर एक टाइप से संबोधित किया, और चार्ल्स एंड्रयूज ने जो है इसको कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जानबूझकर की गई हत्या थी। चार्ल्स एंड्रयूज के बारे में मैंने आपको बताया था कि गांधी जी के साथ थे, इनको एस.के. रुद्रा ने भेजा हुआ था दिल्ली से। ठीक है, इतना जान लीजिए बस कि जाओ गांधी जी को वापस लाने का प्रयास करोगा। मूवी देखा होगा आप लोगों को, तो आप लोगों को याद होगा। 7 मेंबर जो है हंटर कमेटी जो है अपॉइंट की गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 7 सदस्यीय एक कमेटी अपॉइंट की थी जो कि जांच कर रही इस मामले की। उसमें 3 इंडियन थे। इंडियन का नाम रटना नहीं है, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि उसमें 3 इंडियन थे। मैंने क्वेश्चंस कई जगह पे देखे हैं, थोड़ा बहुत दिमाग में रहना चाहिए ये सब चीज़ें, मैं ज़रूर कहूँगा। शीतलवाड़, जगत नारायण मुल्ला और सुल्तान अहमद खान, ये 3 लोग थे जो है इस कमेटी में। 3 इंडियंस भी थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर और शंकरन नायर, और ये 7 मेंबर हंटर कमेटी थी। ठीक है, उसमें 3 मेंबर इंडियंस भी थे। ठीक है, आर डायर के ऊपर काफ़ी मुकदमे चले थे, लेकिन उनको प्रोटेक्टर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर और लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जैसी उपाधियां दी गई। वहाँ पे पेपर में इनका बहुत ही ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन हुआ, उनको एक मान की तलवार दी गई वहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश एटीट्यूड क्या था। तो मैंने आपको बता दिया था कि सोनल का उधम सिंह एक क्रांतिकारी थे जो कि माइकल ओडायर की कॉक्सटन हॉल लंदन में गोली मारकर हत्या कर दिए थे। ठीक है, तो जैसे करे वैसे पाए।
फिर इसके बाद एक थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जब गवर्नमेंट ने हंटर कमेटी 7 मेंबर हंटर कमेटी अपॉइंट की, तो उसी टाइम कांग्रेस ने भी अपनी एक कमेटी अपॉइंट की थी। उसके जो मतलब इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी थी, जिसको जांच कमेटी कहते हैं या जिसको तहकीकात कमेटी हिंदी में कहते हैं, उसके जो चेयरमैन थे वो मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू इसी टाइम पे महात्मा गांधी के पास में आए थे, ठीक है। उनकी दोस्ती यारी इसी टाइम बढ़ी थी। आगे चल के जो है जवाहरलाल नेहरू के साथ गांधी जी का जो इक्वेशन था आप सभी जानते ही हैं। गांधी जी को ने यहाँ पे जब ये रौलत हत्याकांड हुआ था, रौलत नरसंहार जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद जो है इन्होंने इसको हिमालयन ब्लंडर की मतलब कन्फेस किया था। क्योंकि क्या कहा था कि अभी मतलब हम सत्याग्रह को एक वीपन के तौर पे यूज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अभी मास को बहुत ही अवेकनिंग की ज़रूरत है। मास को सीखना है कि कैसे हम सत्याग्रह के आधार पर कार्य कर सकते हैं अपने यंग इंडिया और नवजीवन। इन्होंने, मैं बताऊंगा पेपर अलग से, फिर भी आप लोग याद करते जाएं। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसका था, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। यंग इंडिया और नवजीवन के माध्यम से इन्होंने अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है काफ़ी ज़्यादा सत्याग्रह के बारे में लोगों को बताया, प्रसार किया, अवेकनिंग लाया, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि जो आगे चल के लोगों को मोबिलाइज किया जा सके। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, मतलब आप गलत करते हो, आपको वो चीज़ें एहसास दिलानी है कि आप गलत कर रहे हो, तो हो सकता है आपका हृदय परिवर्तन हो जाए, जो कि गांधी जी का मेथड था, ठीक है। गांधी जी को एक चीज़ और रियलाइज हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गांधी जी जब जो है वहाँ पे आए थे इंडिया में, तो उन्होंने होम रूल लीग वगैरह ज्वाइन नहीं किया था। होम रूल लीग आंदोलन वगैरह से दूर थे, किसी भी इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स से दूर थे, मतलब मंच से किसी भी दूर रहना चाहते थे। वो अपने आप से अकेले काम करना चाहते थे। लेकिन जब ये सब घटनाएं हुई तो उनको जो है इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स की इम्पोर्टेंस जो है समझ में आई। और रौलत सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ करना, मतलब एक तरीके से अपरिहार्य, इंडिस्पेंसेबल मान लिया, ठीक है। अमृत से आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि किस सेशन के बाद जो है गांधी जी जो है इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स की ओर बढ़े। कई बार क्वेश्चन आया है, तो उसका आंसर जो होगा अमृतसर सेशन 1919। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है। इसमें बेसिकली कांग्रेस का संविधान लिखा गया। इसमें जो है महात्मा गांधी ही ने, मैं आपको कांग्रेस सेशन में डिटेल में बताया हूँ, लेकिन आज भी बता देता हूँ। इसमें कांग्रेस का एक संविधान लिखा गया था, जिसका मतलब जिसके लेखक जो थे वो खुद गांधी जी थे। गांधी जी का जो जिन्होंने साथ दिया था वो आरसी दत्ता और आईबी सेन थे, ठीक है। वो मैंने वहीं बताया है, वहीं पे आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, यहाँ भी लिख लीजिएगा तो अच्छी बात है। इतना डीप में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। एक एक पॉइंट देखते नहीं है, कई बार सिंपल सिंपल रहता है, एक अचानक से पॉइंट बहुत ही डेप्थ में घुसेड़ देता है यूपीएससी, तो उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम आ जाती है, सब बेकार हो जाता है आपका सारा नॉलेज। तो रौलत सत्याग्रह के बाद गांधी जी इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स की ओर मुड़े, ठीक है। वहाँ पे अमृतसर सेशन में इन्होंने इस चीज़ की एक्सेप्ट किया एक तरीके से, और वहाँ पे कांग्रेस का एक मतलब आगे चल के गांधी जी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। गांधी जी के बिना कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के बिना गांधी जी नहीं, इस तरीके की सिचुएशन हो गई थी। एस के रुद्रा जो मैंने आपको बताया थे, वहाँ पे गांधी जी, एक दिल्ली जो है एक जितनी भी नेशनल एक्टिविटी थी उसका एक सेंटर हो गया। एस के रुद्रा के आसपास गांधी जी काफ़ी मतलब उनके घर जो है काफ़ी जाया करते थे। सेंट स्टीफन कॉलेज के वो प्रिंसिपल थे। आप एस के रुद्रा नाम याद रखिए, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि दिल्ली में ये इनके घर पे स्टेटमेंट दे देता है, उसके बाद ऑप्शन पूछता है कि ये कौन थे, तो उसका आंसर जो होगा एस के रुद्रा थे। इन्होंने चार्ल्स एंड्रयूज को जो है साउथ अफ्रीका भेजा था, कोशिश किया था गांधी जी को वापस लाने के लिए, ठीक है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ था दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में एक रौलत सत्याग्रह के टाइम पे जामा मस्जिद के सामने स्वामी श्रद्धानंद के जो है पैर जो है हिंदू मुस्लिम ने मतलब उनके पैर को चूमा था। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आप सोच सकते हैं दूसरे रिलीजन के आदमी जो है
आपके गुरु के पैर चूम के कितनी इज्जत दिखा रहे हैं, ये चीज़ें आप सोच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि ये किस टाइम पे हुआ था। तो रौलत सत्याग्रह के टाइम पे दिल्ली के जामा मस्जिद पे हुआ था। लेकिन श्रद्धानंद जी के द्वारा थोड़ा कट्टरपन और जो है कन्वर्जन जो है उनके लिए काफ़ी घातक हुआ था, तो 1925 में इनकी हत्या भी हो गई थी। तो मैं ही बता दे रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये एक चीज़ जान लीजिएगा, एक दो इवेंट हर मूवमेंट में होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्वामी श्रद्धानंद याद रखिएगा, के रुद्रा याद रखिएगा, बाकी जो मैंने बताया उसको दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, आर डायर ओ डायर के बीच में डिफरेंस और 7 मेंबर हंटर कमेटी, हिमालयन ब्लंटर और रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकर नायर ने अपनी जो है टाइटल छोड़ा और अपना पोस्ट छोड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग आते हैं ओटोमान खिलाफत मूवमेंट पे। तो खिलाफत मूवमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है इसका ईयर 1919 से 1923 के बीच में चला था। बाद में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अंडर जो है देखिए, एक वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ ये जुड़ा हुआ है। वो इसमें बेसिकली जो है इंडिया और वर्ल्ड में दोनों जगह काफ़ी चेंजेस आ गए थे। उस टाइम क्या था कि वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हो गया था, ट्रीटी ऑफ सेवरेज जो है साइन हो गया था। उसके बाद ओटोमान एम्पायर के जो है एग्जिस्टेंस पे ही डाउट था। ठीक है, तो ओटोमान एम्पायर के साथ जो है इस्लामिक जो है सेंटिमेंट्स काफ़ी जुड़ा हुआ था, खलीफा वगैरह वहीं से थे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया उनके सेंटिमेंट्स को। तो वो चाहते थे कि ओटोमान एम्पायर को जो है एग्जिस्टेंस बनाए रखे ब्रिटेन ब्रिटेन लेकिन जो है हार गया था। तो अब ब्रिटेन के हाथ में था, तो वो चाहे जो उसके साथ करता। ठीक है, दूसरा एक इशू था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू नहीं था, लेकिन आप लोग दिमाग में रखिएगा, कई बार ऑप्शन दे देगा तो उसका ऑप्शन जो है आंसर जो होगा दोनों होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बना था ये भी लिख के बताइएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था इसमें इसमें देखिए, गांधी जी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से लिंक के काम करने लगे थे नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत के बीच में। दोनों साथ में चले थे लगभग, बट अलग अलग है। खिलाफत मूवमेंट जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक पार्ट था, हमेशा दिमाग में रखिएगा, दोनों सेम नहीं था। तो इसमें कुछ इवेंट्स जान लेते हैं, कुछ प्रोग्रेस जान लेते हैं। गांधी जी जो है ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो कि दिल्ली में मीट किए, मतलब जिसकी मीटिंग हुई थी, उसके अध्यक्ष जो है अपॉइंट किए गए थे। तो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष दिल्ली में कौन अपॉइंट किया गया था, गांधी जी। इसको आप लोग याद करिएगा। इसके लीडर कौन थे, ये काफ़ी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थे, उससे थे उलेमा लोग थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, ये लोग जो है इसके लीडर थे। ठीक है, अमृतसर सेशन कांग्रेस जो है मैंने बताया आपको, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, इन्होंने इनके कॉज को भी जो है वहाँ पे सपोर्ट किया, तो इससे ये लोगों और मॉरल बूस्ट मिल गया इनको। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट के टाइम ही हकीम अजमल खान, जिनको 1908 में हाजी कुल मुल्क की उपाधि मिली थी, हाजी उल मुल्क की उपाधि जो है उन्होंने त्याग दिया था। ज़्यादा मतलब इसमें आप याद रखिएगा हाजी कुल मुल्क की टाइटल किसकी थी। ठीक है, इसमें एक दो चीज़ें और याद रख लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के कोऑपरेशन के, मतलब नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के कोऑपरेशन का अपोज कहते थे। गांधी जी को वो बार बार समझाते थे कि आप राजनीति को धर्म से मत जोड़िए। ठीक है, लेकिन गांधी जी किसी की सुने नहीं, और गांधी जी का मानना था कि राजनीति के बिना, धर्म के बिना राजनीति जैसे मनुष्य के शरीर, आत्मा के बिना शरीर है। ठीक है, तो वो बार बार समझाते थे कि राजनीति को धर्म से मत जोड़िएगा। मोहम्मद अली जिन्ना काफ़ी लिबरल थे उस टाइम तक। मोहम्मद अली जिन्ना जो है बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रैग्मेटिक हो गए। जिन्ना जी उस टाइम पे जो है काफ़ी नेशनल राजनीति पे थे नहीं, और काफ़ी ज़्यादा उदार थे। बाद में चल के ये उदार के बाद उन्होंने एक जिसको प्रैग्मेटिक राजनीति खेलना शुरू किया। 1940 तक खेला क्या कि वो मुस्लिम्स के नेता बनने चाहते थे। उस टाइम तक भी वो उदार थे, लेकिन 1940 तक उन्हें उतनी इम्पोर्टेंस मिली नहीं, 1935-40 के बीच तक। उसके बाद जो है और जो कहते हैं ना, अपना स्वार्थ ही सब कुछ होता है, और ज़्यादा प्रैग्मेटिक जो है होते गए, और देखा कि जब लाभ जिसको कहा जाता है राजनीतिक लाभ उधर ही है, तो वो और ज़्यादा कट्टर हो गए। तो इस टाइम तक वो काफ़ी ज़्यादा जो है
लिबरल थे, उन्होंने कहा था धर्म को राजनीति से मत जोड़िए। हिंदू महासभा के मदन मोहन मालवीय भी जो गांधी जी को चेताया था कि धर्म को राजनीति से मत जोड़िए और कॉपरेशन से दूर रहिए खिलाफत, ठीक है। फिर सितंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है मतलब जब बन चुकी थी, 1920 में इलाहाबाद में जब कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उन्होंने जो है गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कम खिलाफत मूवमेंट जो है उसको लीड करने को बोला। मतलब ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है दिल्ली में हुआ था, वहाँ पे तो उन्होंने जो है गांधी जी को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था, लेकिन जब नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के साथ लीड करने की बात आई तो उसको इलाहाबाद में उन्होंने उनको लीडरशिप दिया था, किसको, गांधी जी को, ठीक है। आप एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का 2015 का पेपर देखेंगे तो शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो हमने ये कर लिया खिलाफत, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट है। ये 1923-24 के आसपास ख़त्म हो गया था, जब ओटोमान एम्पायर में ही कमाल पाशा के अंडर ही जो है उन्होंने वो संधि के काफ़ी प्रोविजंस को एक्सेप्ट कर लिया था। तो जब वहीं ओरिजिन में ही काज नहीं रह गया तो यहाँ पे काज रहने का क्या रीज़न है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बेसिकली किया क्यों गया, पहला तो खिलाफत का इशू था, दूसरा जो था पंजाब का इशू था, अमृतसर की घटना, ठीक है। गवर्नमेंट क्या एटीट्यूड कांग्रेस देख चुकी थी, नेशनलिस्ट देख चुके थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, किसके अंडर, गांधी जी के लीडरशिप के अंडर, ठीक है। इसमें दो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कलकत्ता सेशन, कॉज क्या था मैंने बताया, एक खिलाफत इशू था, दूसरा अमृतसर के मतलब इंसिडेंट था, फेलर टू प्रोटेक्ट इनोसेंट पीपल फ्रॉम पंजाब। हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई, उन्होंने जो है सब कुछ लीपा पोती कर दी, तो इन्होंने भी इन कान खड़े हो गए कि चलो भैया फिर से आंदोलन करते हैं। तो अगर कॉज आया तीसरा चौथा पांचवा स्टेटमेंट बना के दे दे, ढंग से पढ़िएगा, अगर इन्हीं दो के आसपास जो है मिलता जुलता स्टेटमेंट है तो ही सही है, नहीं तो कोई और कॉज जो है सही नहीं होगा। 1920 में इसमें दो सेशन याद रखिएगा, एक कलकत्ता सेशन, दूसरा जो है नागपुर सेशन। कलकत्ता सेशन एक स्पेशल सेशन 1920 में बुलाया गया था, ठीक है। इसमें गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया, उसको रखा, लेकिन उस टाइम पे CR दास, चित्तरंजन दास जिसको कहा जाता है, सॉरी मैंने आपको अभी शायद गलत बता दिया, एक चीज़ आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अमृतसर सेशन में गांधी जी का जो है ने कांग्रेस का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, एक संविधान लिखा गांधी जी के साथ, उसमें RC दत्ता नहीं, CR दास, चित्तरंजन दास थे और IB सेन थे, ठीक है। तो अभी CR दास, चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय, सभी ने गांधी जी को जो है मतलब रेजोल्यूशन का अपोज किया था। कल कहाँ पे किया था, कलकत्ता सेशन में, ठीक है। तब भी ये पास हो गया था इन सब के अपोज करने के बाद। तो इसमें कुछ चीज़ें थी कि क्या क्या करना था, क्या क्या नहीं करना था। पहले तो अपनी टाइटल और ऑनरेरी ऑफिस जो है, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, त्यागना था, ठीक है। ऑफिस मतलब ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल लोगों को जो है ऑफिस अटेंड करने से मना मतलब खुद से छोड़ना था, इलेक्शन को बायकॉट करना था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जब आपको बताऊंगा तो उसमें इलेक्शन का प्रोविजन लाया गया था, तो उस वो इलेक्शन होने वाला था, उस इलेक्शन से को बायकॉट करना था। फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना था, शराब की दुकान के बाहर जो है धरना देना था, और ये वकीलों को अपनी वकालत छोड़नी थी, डॉक्टर को अपना डॉक्टर का पेशा छोड़ना था, स्कूल बच्चों को अपना स्कूल छोड़ना था। ऐसे ऐसे उसमें प्रावधान थे, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफ मतलब बेसिकली ये 1 अगस्त को स्टार्ट हो गया था। 1 अगस्त को क्या हुआ था, 1 अगस्त को जो है तिलक जी की मृत्यु हुई थी। तिलक, लोकमान्य तिलक जी जो है 1 अगस्त को उनकी मृत्यु हुई थी, याद रख लीजिएगा। और उसी दिन जो है खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों उसी दिन ज्वाइन कर लिए थे, ठीक है। आगे चल के 1920 में नागपुर सेशन हुआ था। नागपुर सेशन में जो है जो CR दास, चित्तरंजन दास एक समय बहुत बड़े दुश्मन थे, मतलब उस प्रपोजल को लेके, उस रेजोल्यूशन को लेके वही सबसे बड़े दोस्त हो गए। CR दास जी ने ही उसको सपोर्ट किया था, ठीक है, मूवमेंट को सपोर्ट किया था। इवन प्रपोजल जो था, प्रस्ताव जो था कि मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए जो प्रस्ताव, कोई भी बिल होता है प्रस्ताव टाइप का रखा जाता है, पास किया जाता है, रेटिफाई होता है, ठीक है।
जहां उन्होंने अपोज किया था नागपुर सेशन में, उन्होंने ही उस प्रस्ताव को रखा था। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है ये कि किसने उस प्रस्ताव को रखा था। चित्तरंजन दास जो थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गांधी जी ने एक जो है बहुत बड़ी प्रॉमिस की थी, जो कि शायद इम्पॉसिबल थी पाना उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर हम स्वराज पा जाएंगे। तो आपसे पूछा जाता है गांधी जी ने 1 साल के अंदर स्वराज किस सेशन के बाद जो है प्रॉमिस किया था, तो वो कौन सा आंसर होगा? नागपुर सेशन, कलकत्ता नहीं होगा। पहले कलकत्ता में ये रेजुलेशन जो है रेटिफाई नहीं हुआ था, पास जरूर हो गया था और रखा गया था। बेसिकली रेटिफाई जो है नागपुर सेशन में हुआ था और चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, इन सब लोगों ने उसका अपोज किया था। तो यहाँ पे नागपुर सेशन में जब है 1 साल के अंदर जो है स्वराज, और स्वराज जो है जो कि सेल्फ गवर्नमेंट था उस टाइम पे, उनका पूर्ण स्वराज की बात नहीं होती थी। याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज जो है पहली बार लाहौर सेशन में कांग्रेस के मंच पे बात हुई थी और एक जगह हुआ, तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, पूर्ण स्वराज वगैरह जो है कम्युनिस्ट वगैरह बहुत पहले मांग चुके थे, लेकिन अभी इस स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट तक ही सीमित रखिए। यहाँ पे चाहते थे कि वो जो सेल्फ गवर्नमेंट, चाहे ब्रिटिश एम्पायर के अंदर या अगर ज़रूरी हो तो उनके बाहर जो है सेल्फ गवर्नमेंट मिले, स्वराज, जो कि 1 साल में गवर्नमेंट 1 साल में प्रॉमिस किया था गांधी जी ने। और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मींस को जो है ऑल पीसफुल एंड लेजिटिमेट मींस के द्वारा जो है रिप्लेस कर दिया गया था। अंगभंग आंदोलन का भी जो प्रस्ताव था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मीन लिखा हुआ था। इनके अभी तक के जितने प्रस्ताव होते थे संवैधानिक रास्ते, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मीन, लेकिन अब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी यहीं देखिए कांग्रेस उठने लगी थी, थोड़ा उसका कद जो है बढ़ने लगा था। तो अब वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से हट के ऑल पीसफुल और लेजिटिमेट मीन्स की ओर बढ़ गई। ठीक है, उस टाइम पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है इस्टेब्लिश हुई थी 1919 के आसपास, जो है वहीं पे वो विजयवाड़ा में मिली और वहाँ पे 1 करोड़ जो है स्वराज फंड, जिसको तिलक फंड भी कहा जाता था, उसको इकट्ठा किया और 1 करोड़ जो है मेंबरशिप उन्होंने रजिस्टर किया और 20 लाख चरखा इंट्रोड्यूस किया। सिर्फ ऐसा नहीं होता था कि मूवमेंट स्टार्ट हो गया यार कि चलो आप भी चलो बैठो। उस टाइम पे काफ़ी हद तक एक राष्ट्रीय स्तर पे एक मतलब एक विजन आने लगा था कांग्रेस के कामों के अंदर। मतलब आप देखेंगे आगे 1937 तक प्रोविंसेस पे भी कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती थी जब भी इलेक्शन होता था। क्यों? क्योंकि लोगों को नहीं मतलब यार कि आप कांग्रेस हो या ब्रिटिशर्स हो, लोगों को मतलब ये होता था कि उनका लाभ किससे हो रहा है। तो कांग्रेस ने उस समय तक जो है काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव वर्क स्टार्ट कर दिया था। 20 लाख चरखा, 1 करोड़ रुपए का फंड जो है, तो वहाँ पे लोगों का डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा काम किया था ज़मीनी स्तर पे। इसलिए जो कांग्रेस को जो है नेशनल लेवल पे सपोर्ट मिला था। 1937 के बाद जो है डिलीवरेंस डे के बाद 22 दिसंबर को जब इन्होंने रिजाइन मार दिया था कांग्रेस के मेंबर्स ने, तो मुस्लिम लीग ने उसी का फ़ायदा उठाया था और जो है उन्होंने अपनी ग्राउंड स्तर को मजबूत कर लिया था। जो कि पहले बात ऊँचे एक कमरे में एक सीट पे हुआ करती थी, सूट बूट पहनकर लोग बात किया करते थे, वो बात जो है अब लोगों के मुंह से निकलने लगी थी। लोग इन्फ्लुएंस हो गए थे मुस्लिम लीग के जो प्रिंसिपल्स से। उसकी यही कारण था कि इतने बड़े लेवल तक कम्युनल वायलेंस हुआ था। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव वर्क की ओर काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस मतलब काम करने लगी थी। ठीक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इसमें बेसिकली जो क्षेत्र काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे, वेस्ट इंडिया, बंगाल और नॉर्थ इंडिया बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। वेस्ट इंडिया मैंने बताया, बॉम्बे का रीजन, बंगाल, और नॉर्थ इंडिया और दिल्ली के आसपास का रीजन। गांधी जी ने इसमें जो है कैसर हिंद की उपाधि छोड़ी थी, जो कि उन्होंने 1915 में प्राप्त की थी, और जमुना लाल बजाज जो है अपनी राय बहादुर का टाइटल जो है उन्होंने छोड़ा था। ठीक है, आप फिर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब, और शंकरन नायर ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जो है कब इस्तीफा दिया था, और होम रूल लीग के मतलब टाइम पे किसने अपना टाइटल छोड़ा था। और यहाँ पे मैंने आपसे बताया गांधी जी ने कैसर हिंद की और जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि जो है छोड़ी थी।
1922 के आसपास, जो कि अभी तक नॉन कोऑपरेशन चल रहा था, गांधी जी इसको सिविल डिसोबीडियंस में बदलना चाहते थे। वो चाहते थे बारदोली से नॉन टैक्स कैंपेन स्टार्ट किया जाएगा। नॉन बारदोली कहाँ है? गुजरात में, जो कि रैयतवाड़ी सिस्टम का अंडर था। रैयतवाड़ी सिस्टम के अंडर होने के कारण एक और, गांधी जी काफ़ी चालाक थे, ऐसा नहीं है गांधी जी को इतने सपोर्ट ऐसे नहीं मिलते थे। गांधी जी की तीन चार जो खूबियाँ थी, एक तो था कि वो एक संयुक्त मोर्चा बनाने में सभी, चाहे जैसे हो हिंदू मुस्लिम, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, जो भी हो, सबको एक साथ एक मंच पे ला देते थे। और जो है गवर्नमेंट से जब भी बात करते थे ना कोई जो है उनसे कंसेशन जो है छूट पा ही जाते थे। ऐसी पर्सनालिटी थी, ऐसा नहीं है कि लोग अंधभक्त हो गए थे, कुछ ना कुछ उनकी पर्सनालिटी में था। चालाकी उन्होंने ये दिखाई कि पहले तो रैयतवाड़ी सिस्टम वाला चुना, जमींदारी चुन लेते तो बेसिकली क्या होता कि एक इंटरमीडियरी आ जाता। अगर वहाँ पे नो टैक्स कैंपेन चलाते तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ज़मींदार पे जाता, और वहाँ इनका एक वर्ग जो है अलग हो जाता, ज़मींदार वर्ग नहीं। लेकिन यहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम मतलब चुना, जहाँ पे गवर्नमेंट, आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे रैयतवाड़ी सिस्टम के लिए, तो इतना जान लीजिए कि गवर्नमेंट और पीजेंट, उसमें बिचौलिया कोई नहीं होता है। तो उसमें गवर्नमेंट और पीजेंट के बीच में ही अपोजिट खेमा था, ठीक है। तो कोई भी इंडियन सेक्शन जो है इसका अपोज नहीं कर सकता था। तो गांधी जी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा चालाक थे। लेकिन उसी टाइम 5 फरवरी 1922 में जो है चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर में एक जगह है, वहाँ पे 22 पुलिस आदमियों को जो है जिंदा जला दिया था। बेसिकली एक भीड़ जा रही थी, पुलिस वालों ने कुछ अपशब्द बोला और भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गई, और उन्होंने जो है उसको उन लोगों को उसी थाने में ही जिंदा जला दिया था। तो बाकी जो है बहुत ज़्यादा गांधी जी इससे दुखी हुए, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं और नॉन वायलेंट वे पे है, और इसी घटना है जो है यहाँ पे भी गांधी जी ने हिमालयन ब्लंडर बोला था। तो गांधी जी उस टाइम पे काफ़ी ये सब वर्ड्स यूज़ करते थे। तो वहाँ पे गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया, और उनको उनका जो है ब्रूमफील्ड के अदालत के सामने उनका जो है एक ट्रायल चला, जहाँ पे उनको 6 साल की सज़ा हुई थी। लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से गांधी जी को जल्दी ही 2 साल में ही छोड़ दिया गया था, ठीक है। तो आपको जज का नाम नहीं याद रखना है, मैंने बस बता दिया। तो आप यहाँ पे ये चीज़ याद रख लीजिए कि जो जो मैंने मेन चीज़ें बताया, कि नागपुर सेशन का, कलकत्ता सेशन कब हुआ था, ठीक है। प्रेसिडेंट वगैरह मैं आपको कांग्रेस सेशन में बताऊंगा, उसमें ज़्यादा डीप में मत जाइएगा। किसने कहाँ अपोज किया था, किसने कहाँ सपोर्ट किया था। 1 साल के लिए स्वराज्य, गांधी जी ने अपना टाइटल छोड़ा 1922 में। बारदोली, जो कि गुजरात में हो, वहाँ पे नो टैक्स कैंपेन शुरू करने वाले थे। जब गांधी जी ने अपना पोस्टपोन कर दिया मूवमेंट, तो डॉक्टर मुंजे थे, जो है गांधी जी के अगेंस्ट सेंसर मुनिंदा प्रस्ताव जो है कांग्रेस के पटल पे लाए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने जो है मतलब सेंसर मोशन गांधी जी के लिए निंदा प्रस्ताव किसने पारित, मतलब रखा था पटल पे, तो वो उसके लिए डॉक्टर मुंजे। देखो, क्रिटिसाइज तो उस टाइम पे बहुत लोगों ने किया था, मोतीलाल नेहरू ने भी किया था, सी आर दास ने भी किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, कि भाई बारिश कन्याकुमारी में हो रही है तो उसका प्रभाव जो है उत्तर प्रदेश पे क्यों, मतलब इतने बड़े देश पे हो रहा है। एक चौरी चौरा एक इकलौती जगह पे है, मतलब इकलौती जगह पे वहाँ पे कुछ घटना हो गई, तो आप पूरे देश को क्यों उसको सजा दे रहे हो। लेकिन गांधी जी काफ़ी हद तक अपनी बातों पे अड़े रहे। एक चीज़ और जान सकते हैं कि मतलब 18 फरवरी तक उन्होंने अपना जो है मूवमेंट को बंद कर दिया। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए, गांधी जी साधन साध्य की पवित्रता पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करते थे। वो मानते थे कि अगर साध्य खराब है तो मतलब साधन खराब है तो साध्य कितना भी अच्छा हो, अगर आप वायलेंस के थ्रू यार स्वराज पाते हो तो वो हमेशा एक जर्जर नींव होगी, वो हमेशा टूट जाएगी। तो साधन साध्य की पवित्रता, अगर गांधी जी के प्रिंसिपल्स के बारे में आप बात करेंगे तो हम लास्ट में एक लेक्चर उस पर भी ले लेंगे, अगर आपकी ज़रूरत होगी तो, ठीक है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हुई थी। तो एक डॉक्टर मुंजे वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मुंजे, देखिए किताबों में ये सब चीज़ें आप नहीं पाएंगे, यहीं पे आपको इनरिच करना है अपना नॉलेज। और यही सब चीज़ें जो है मैंने बोला था कि काफ़ी इधर उधर से मैंने निकाली है। दूसरा जो है फॉरेन क्लास जब जो है जब चलाए जा रहे थे, तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इसको कंडेम किया था और इरेशनल बोला था। मैंने बोला था आपको, गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, विदेशी कपड़ों की बर्बादी जो है सर्वोत्तम व्यवहार है। और इसी को जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने उस टाइम पे इरेशनल बोला था, अतार्किक बोला था, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।
खिलाफत हो गया, रौलत सत्याग्रह हो गया, तो आप जो बेसिक बेसिक चीज़ें जो है पॉइंट वाइज अपने नोट्स में बनाते रहिए ना। आप पूरी कहानी मत लिखने बैठ जाइएगा, पूरी कहानी लिखने बैठ जाओगे वो तो किताबों वगैरह में या मेरी पीडीएफ में दी ही हुई है। पूरी क्यों लिखिएगा, पूरी लिखने से यार आप घंटे भर 2-3 घंटे जो है टाइम बर्बाद हो जाता है। सुनते हैं ऐसा कह रहे हो, आप लोग शिकायत कर रहे हो, लेकिन उसको पॉइंट वाइज लिखिए, कहानी तो आपको याद रहेगी, बाकी बाद में आप सबको सब चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएगी, परेशान मत होइए। लेकिन लिखते रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिए, नहीं तो रिवाइज क्या करोगे यार, भूल जाओगे 10 दिन बाद अगर मिला तो, 15 दिन 20 दिन बाद अगर आप पा रहे हो चीज़ें मटेरियल तो भूल जाओगे। इससे बेटर याद रहे ना, उस टाइम पे जो काम आप 5 मिनट में कर सकते हो उस टाइम उसको 2 घंटे का काम मत बनाओ, 10 घंटे का। इसीलिए तो हम आपको पढ़ा रहे हैं इस टाइप के कि आपका सारा काम इजी हो जाए, आपको बहुत ही अच्छा लगे, आप सब चीज़ें जो है पूरा कर लो। एक डायरेक्शन मिल रहा है आपको इससे कि आप बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हो। आप जाओ यार किताबों में देखोगे, आपको टाइम ही टाइम लगे जा रहा है, ये सब चीज़ें उसमें भी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। द प्रपोजल फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज मूव्ड बाय महात्मा गांधी इन नागपुर सेशन ऑफ 1920। ठीक है, दिस मूवमेंट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट मास मूवमेंट लेड बाय गांधी जी। ठीक है, लाला लाजपत राय गेव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन ए ईयर ड्यूरिंग द मूवमेंट। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है, बस उसी को सेंटेंस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसीलिए आपको समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन जब करेंगे तो इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि मैं क्यों किसी किसी चीज़ पे फोकस करता हूँ, किसी किसी चीज़ को बहुत ही जोर लगा के बोलता हूँ। मुझे मज़ा थोड़ी ना आती है ताकत ख़त्म करने में, बस ये है कि आप लोगों को पता चलता रहे ना कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये कैसे भी पूछा जा सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर विद रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, कांग्रेस बिकमिंग ए मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिमूवल ऑफ फियर ऑफ द ब्रिटिश माइट कम फ्रॉम द माइंड ऑफ पीपल। इसका मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के परिणाम मतलब बेसिकली उसी टाइम के बारे में बात हो रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स विलिंगनेस टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशन टू इंडिया। इसमें जो है स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, शायद थोड़ा सा क्वेश्चन में कोई चीज़ पार्ट मिस हो गया है। हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, तो मैंने ये चीज़ें डिसाइड किया है कि इसके पीडीएफ क्वेश्चंस की अलग प्रोवाइड कराएंगे। अगर इसमें कुछ गलती है तो मैं सही करेक्ट करके दे दूंगा। स्वराज पार्टी की बात करते हैं फिर हम, स्वराज पार्टी के बारे में बात करते हैं। उसके बाद जो है क्या हुआ था। ठीक है, मूवमेंट तो कैंसिल कर दिया गांधी जी ने, फिर सब तो दुखी हो गए। फिर उसके बाद दो चीज़ें हुई, एक तो हुई स्वराज पार्टी जो कि चाहते थे कि चलो भैया बाहर से तो कुछ हुआ नहीं, अंदर चलते हैं, अंदर पे कुछ रोकथाम लगाते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि अब भगत सिंह जैसे लोग जो है जिनका पेशेंस जवाब दे दिया था गांधी जी के मतलब बात से, और ऊपर से गांधी जी के जब इतना बड़ा मॉरल सपोर्ट लोगों का मिला था, अचानक से जो है बंद कर दिए तो यार बहुत दुखी हुए थे। तो उस टाइम पे दूसरा जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है काफ़ी बड़ी थी, जैसे अनुशीलन समिति और ये सब चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा लिम्बो में चली गई थी, वो वापस उठी थी। वो सब जो मैं आपको बताऊंगा वापस। ठीक है, मैं आपको जब वारिन घोष वगैरह इन सब के बारे में अलग से बताऊंगा एक चैप्टर में, तो वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कोहेरेंट हो जाता है। तो यही मतलब है, नहीं तो हम तो ईयर बाय ईयर बताने लगेंगे आप लोग को तो पूरा ग्रंथ हो जाएगा यार, उतना नहीं करना है। तो स्वराज पार्टी बनी। स्वराज पार्टी में क्या हुआ था, बेसिकली 1919 में गांधी जी ने जो है प्रोविंशियल इलेक्शन को जो है और सेंट्रल इलेक्शन को जो है बॉयकॉट करने को बोला था। इसी पे जो है बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जब सी आर दास लोगों के बीच में जब प्रस्ताव पारित हो रहा था, तो इसी में जो है मन मुटाव हुआ था। इसी कारण जो है सी आर दास लोगों ने उसका कलकत्ता सेशन पे सपोर्ट नहीं किया था। फिर गांधी जी ने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, लेकिन बाद में जब वो जो है क्या नाम है उन्होंने पोस्टपोन कर दिया तो काफ़ी लोग जो है दुखी हो गए और गांधी जी चले गए जेल। ठीक है, मैंने बताया 6 साल की ब्रूसफील्ड के अदालत ने उनको 6 साल की जेल में डाल दिया था। मतलब तो उसके बाद अब क्या करें, कांग्रेस डायरेक्शन लेस हो गई। तो उसी में फिर इनको समझ में आया कि चलते हैं भैया हम अंदर से ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रेकिंग देम फ्रॉम विद इन बाई टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ देयर प्रोसीडिंग्स। मतलब आप चलो मतलब असेंबली ज्वाइन करते हैं, असेंबली की एक प्रोसीडिंग होती है, उस प्रोसीडिंग के अंडर
जो है हम बिल ही नहीं पास होने देंगे, हल्ला मचा देंगे, डिसरप्शन कर देंगे, प्रोसीडिंग पूरी ही नहीं होने देंगे। तो ये इनका जो है एक विजन था। इसमें कौन थे बेसिकली? मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खान, सीआर दास, चितरंजन दास, जो है इन्होंने इसका सपोर्ट किया था। तो गया सेशन 1922 में जब ये चीज़ें उठी तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दरार पड़ गई। दरार दो लोगों के बीच में पड़ी, दो खेमों के बीच में, जिसमें हम प्रो चेंजर और नो चेंजर के नाम से जानते हैं। प्रो चेंजर में कौन आता था? चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खान, और नो चेंजर में आते थे राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो वहाँ पे नो चेंजर्स का जो है दावा जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा भारी पड़ने लगा, तो जिसके कारण जो है चित्तरंजन दास ने गया सेशन से पे मतलब अपने आप प्रेसिडेंट के तौर पे रिजाइन कर दिया था। ठीक है, जब उन्होंने अपना रिजाइन त्यागपत्र दे दिया था तो बात फिर से उठने लगी कि कहीं कांग्रेस में फूट ना पड़ जाए। इसलिए जो है 1923 में स्वराज पार्टी जो है इलाहाबाद में इस्टेब्लिश करने की अनुमति दे दी गई। ये स्वराज पार्टी आप लोग दिमाग में रखिएगा कि कांग्रेस से अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ये कांग्रेस के अंडर ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें कांग्रेस ने जब गांधी जी जेल चले गए तो फिर कांग्रेस ने डिसाइड किया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया कि हम दो तरीके से काम करेंगे। एक बनेगी स्वराज पार्टी जो कि अंदर से जाकर डिसरप्शन काम करेगी, दूसरा जो है हम ग्राउंड लेवल पे मास को, जो कि गांधी जी चाहते थे, मतलब मास को अवेकनिंग करेंगे, उनको अवेयर करेंगे और कांग्रेस के साथ जोड़ेंगे कि जिससे दूसरा जो है मास लेवल मूवमेंट किया जा सके, उनको समझाया जा सके, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जा सके। ठीक है, तो 1923 में स्वराज्य पार्टी कहाँ बनी? 1923 ये भी याद इम्पॉर्टेंट कल है, दिमाग में रहना चाहिए। कहाँ बनी? इलाहाबाद में बनी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके प्रेसिडेंट चित्तरंजन दास जी थे। ठीक है, बाकी इसके मेंबर जो थे श्रीनिवास केलकर, एनसी एंगर, ये सब भी इनके मेंबर थे। मे भी आपसे एक स्टेटमेंट में पूछ ले। ये मैंने बता ही दिया कि कांग्रेस से अपने आप को डिसोसिएट नहीं किया। ठीक है, जब ये पार्टी इलेक्शन लड़ी तो इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा, मतलब इसका जो परफॉर्मेंस था काफ़ी अच्छा था। 101 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट में थे, इन्होंने 42 सीट जीती। समझ लीजिए पहली बार इलेक्शन लड़ने वाला इतनी सीट जीत रहा है, करीब 40% से ऊपर की सीट, तो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। ठीक है, 1925 में ये इनकी सक्सेस, मतलब ये स्वराज पार्टी की कुछ अचीवमेंट्स थी। 1925 में विट्ठल भाई पटेल के जो है उन्होंने असेंबली का प्रेसिडेंट भी चुनने में मदद करवाई। मतलब विट्ठल भाई पटेल जो थे पहले असेंबली के प्रेसिडेंट थे, मतलब असेंबली के पहले प्रेसिडेंट 1925 में बने थे। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है इस पे। ठीक है, गवर्नमेंट को इन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करने से रोका। पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल के बारे में, भगत सिंह के बारे में आप मतलब जब पढ़ेंगे आप रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में, तो मैं आपको उसमें थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने अलेक्जेंडर मुडिमैन कमेटी जो है अपॉइंट करवाने में मदद करवाई। ये कमेटी किस लिए इम्पोर्टेंट है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो है एक संवीक्षा, जिसको कहते हैं रिव्यू करने के लिए, उसमें खामियां जो है उसको दूर करने के लिए बनाई गई थी। तो इसको अपॉइंट करवाने में सबसे बड़ा योगदान जो था, अलेक्जेंडर मुडिमैन कमेटी को अपॉइंट करवाने में जो सबसे बड़ा योगदान था वो था स्वराज पार्टी का, स्वराजिस्ट का था। ठीक है, अलेक्जेंडर मुडिमैन कमेटी दिमाग में रखिएगा। FG सलाई कमेटी किसकी थी? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, नील आंदोलन से रिलेटेड कमेटी कौन थी वो भी जरूर लिख के बताइएगा। मैं ये सारी कमेटी बताया हूँ, आप लोग जो है थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और एक और विटली कमीशन किससे रिलेटेड था, ये सर्च में करके नेट पे हमको बताइएगा। ठीक है, बाकी जो तीनों कमेटी मैंने पूछा है वो सब कमेटी पढ़ा दिया है, कई कमेटी और पढ़ाए हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ। ठीक है, FG सलाई कमेटी किससे रिलेटेड थी? नीला जो रिविलियन हुआ था उस टाइम पे जो है कौन कमेटी अपॉइंट हुई थी, उसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं आता है तो मैं मान लूँगा कि आप लोग जो है ढंग से उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं या पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये आपके लिए ही घातक होगा। जैसे जैसे वीडियो चलते जा रहे हैं आप उसको कंप्लीट करते जाइए, आपसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। साथ ही साथ ये जो है टाटा स्टील कंपनी 1924 में, उसको जो है इन्होंने प्रोटेक्शन भी दिलवाया था।
इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इंडस्ट्री के अगेंस्ट उनके एटीट्यूड क्या होता था ब्रिटिशर्स के, लेकिन ये प्रोटेक्शन दिलवाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है, सी आर दास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सी आर दास को तीन बंधु के नाम से भी बुलाया जाता था। जब अरविंद घोष के अगेंस्ट जो अलीपुर षड्यंत्र केस के अंडर उनका ट्रायल हुआ था, तो उन्होंने इनका केस लड़ा था। सी आर दास ने ही अरविंदो घोष का केस लड़ा था। मैं आपको बताया कि मैं जितना कॉन्स्पिरेसी केस हो गया, चाहे कानपुर कॉन्स्पिरेसी, चाहे मेरठ, चाहे लाहौर, चाहे अलीपुर, सारी कॉन्स्पिरेसी केस मैं इकट्ठे एक जगह कर दूंगा जो जिससे रिलेटेड है। तो मतलब उस टाइम पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का जो मैं पहला फेज बताऊंगा, तो उसमें भी ये अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस आएगा। ठीक है, तो उसमें जो भी ये मतलब अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में मतलब ट्रायल हुआ था, उसमें अरविंदो घोष को मतलब समझ लीजिए बच गए थे अरविंदो घोष। तो उसमें बचाने में सी आर दास का, चित्तरंजन दास जी का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब चित्तरंजन दास मर गए, उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद जो है ये स्वराज जो पार्टी थी ये भूल गई कि ये क्या करने आई है। बाद में जो है ये रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन, मतलब गवर्नमेंट का लग्जरियस लाइफ मिलने लगी, सबको मज़ा आने लगा। कुछ लोगों को, सबको नहीं, मोतीलाल नेहरू जैसे लोग, विट्ठल भाई पटेल जैसे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 42 लोग गए थे, तो सोचिए उसमें मज़ा आने लगा, सब कोऑपरेट करने लगे, लग्जरियस लाइफ जीने लगे। तो इससे ज़्यादा जो है उनका पर्पज जो है मतलब पर्पज जो है वो बेकार होने लगा कि अब कोऑपरेट करने लगे हैं और ये अपने पाथ से भटक गए हैं। फिर आगे चल के जो है साइमन कमीशन जब अपॉइंट हुआ, साइमन कमीशन ऑल वाइट कमीशन था बेसिकली, उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। उस मुद्दे पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, तो ये उसका विरोध करने के तौर पे जो है असेंबली से बाहर आ गए, और साथ ही साथ उसका देखने लगे थे प्रभाव कुछ नहीं हो रहा था। सब लोग जो है गवर्नमेंट का सपोर्ट करने लगे थे, रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन कोऑपरेट करने लगे थे, इसलिए उसका भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब अब फ़ायदा रह नहीं गया था। इसलिए कांग्रेस ने एक तरीके से एक प्लान बनाया कि अब हम लोग जो है असेंबली से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा स्वराज पार्टी हो गया यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग इसमें ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, हमने सोचा था दोस्तों आज हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हो गया आज। मतलब टॉपिक भी बड़ा था, लेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता, और ज़्यादा बड़ा लेक्चर जो है मैं कभी बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, इसलिए आप यहीं हम लोग ख़त्म करते हैं इसको। अगले लेक्चर में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ले आएंगे, उसको डिटेल में करेंगे, साथ साथ 1940 तक की जो भी डेवलपमेंट हैं उसको भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, जब तक पढ़ते खुद से नहीं पढ़िएगा तब तक ये सब भूल जाएगा। ये अभी देखिए बहुत ही आसान लग रहा होगा आप सबको, ये 22 पुलिसमैन, ये सब नो टैक्स कैंपेन, बारदौली, लेकिन जब 10-5 दिन छोड़ दीजिए ना, उसके बाद आपको खुद लगेगा कि यार ये क्या चीज़ थी। ठीक है, तो बेसिकली हम यही गलती करते हैं, पढ़ते आ जाए, रिवाइज महीने बाद करते हैं। आप एक हफ्ते मेरे, बस एक हफ्ते मेरे जैसे काम कर लो, उसके बाद आप खुद मेरे को रिस्पांस देना। आप जितने लोग भी देखते हो वीडियोस, मैं आपको कहता हूँ कि आप बस एक हफ्ते मेरे जैसा काम कर लो। आप अभी अब गए, नोट्स बनाए, आप इसको सुबह रिवाइज कर लेना, फिर सुबह एक बार रिवाइज कर लिए, और 10 मिनट जो है आप घूमते टहलते कापी पेज, मतलब जो भी पेज है उसको बस एक बार फिर देख लेना। फिर परसों जो है एक बार उसको पूरे दिन में ज़रूर देख लेना, फिर नरसों एक बार ज़रूर देख लेना। फिर उसके बाद आप मेरे को बोलना, अगर भूलते हो तो बताना। ठीक है, नहीं भूलोगे यार, एक आदमी का एक रिसर्च ब्रेन होता है कि इतना के बाद आदमी भूलता नहीं है। कोई भी कहे कि मुझे चीज़ें याद नहीं होती, कोई भी चाहे दिमाग में मेमोराइज करने में डाउट होता है, मतलब मेमोराइज करने में, या डाउट कन्फ्यूजन जब आप एग्जाम जाते हो तो दो ऑप्शन में आपको हमेशा कन्फ्यूजन होता है। वो बेसिकली किसके साथ होता है जानते हैं? जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती। हमारे साथ भी होता था स्टार्टिंग में, हम भी लोगों से कहते थे कि हमारे अंदर एक कमी है कि हमको याद नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन सही बात है कि हम उस तरीके से उस टाइम पे देखते नहीं थे। जब देखा समझा तो उसका रिजल्ट भी मिला। तो इसीलिए हम आपको बोलेंगे कि अभी इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियोस कंप्लीट करते रहिएगा, नहीं तो यार हम लोगों की भी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ने वाली है। हम लोगों की फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी, आपके पास अभी साइंस भी आना है, अभी पॉलिटी भी आना है, अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन के बाद जो है सोशल सिक्योरिटी और एक्ट्स भी आने हैं, अकाउंटिंग भी आनी है। लास्ट में हम लोग जो है टेस्ट वगैरह भी कराएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह भी स्टार्ट होगी। तो यार उसके हिसाब से आप लोग अगर पेस नहीं रखोगे ना, तो फिर कोई
फ्रूटफुल वो चीज़ें नहीं होगी। आपको हिस्ट्री 14-15 घंटे में ख़त्म हो जा रही है, बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। और आप लोग किताबों के थ्रू जाते होगे या कई लोग जो है प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स दिए होगे, आपको पता होगा कि मैं किस लेवल की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। जो जो फैक्ट्स कहीं मिलते नहीं हैं, उन चीज़ों के बारे में हम बात ज़रूर कर रहे हैं यहाँ पे। हम उसको फोकस कर करके हम आपको एक तरीके से थ्योरी के तौर पे ही नहीं पढ़ा रहे हैं, हम क्वेश्चन के तौर पे भी पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन भी दे रहे हैं आपको, साइड में दे रहे हैं, इसको सॉल्व भी करेंगे, उसको पूरा डिटेल के साथ मतलब आपको आंसर दिया जाएगा। तो और भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो इसको आप लोग पूरा फॉलो करो। पूरा फॉलो कर लोगे ना, तो उसके बाद जो है एक दिन आएगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल पे हो जाएगी। फिर वहाँ पे इफ़ बट नहीं रहेगा कि कट ऑफ के इधर उधर घूमते रहोगे, काफ़ी ज़्यादा लीड ले लोगे, फिर इंटरव्यू जाओगे, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए आप लोग काम करते रहिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वेयर फाउंडेड ड्यूरिंग द नॉन कॉप सॉरी ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड इन इंडिया? withdrawal of non-cooperation movement by Mahatma Gandhi, entering in the council and rejection the government of India Act of 1990 by don't let them work, repression by the British government. It is believed by Indian that दे शुड फील द एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप इसका आंसर आप दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, आफ्टर द इंटरनल डिसएग्रीमेंट विद इन द कांग्रेस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ओवर द पार्ट टू बी अडॉप्टेड फॉर द फ्रीडम मूवमेंट, मैनी कांग्रेस लीडर हैव लेफ्ट द कांग्रेस पार्टी इन ऑर्डर टू अटेन देयर गोल्स एंड फॉर्म देयर ओन पार्टीज। In context of the above statement, select the correct chronological order of the formation of following parties: स्वराज पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी, इंडियन लिबरल फाउंडेशन। मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर करिएगा। अब हम उसके बाद सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कल से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आप सबको नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। जल्दी ही आपको हम अगले लेक्चर में मिलेंगे।